हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड। हम वाइटल साइन में ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा टेम्परेचर, पल्स, 2 वाइटल साइन हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमारा थर्ड वाइटल साइन है, जो क्या है? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन टर्म आपने सुनी होगी या ब्रीदिंग आपने सुना होगा। ठीक है, आपके दो वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। एक आपका वर्ड क्या होता है? रेस्पिरेशन। एक आपका वर्ड होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का क्या मीनिंग है एंड रेस्पिरेशन का क्या मीनिंग है? ठीक है, दोनों एक दूसरे से सिमिलर वर्ड्स हैं। अब जब आप मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन का इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आउटपुट, अगर बस नॉर्मल इतनी प्रोसेस हुई, आपने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, वो क्या प्रोसेस थी आपकी? ब्रीदिंग। अगर आपने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, वो ऑक्सीजन को आपकी बॉडी ने यूज किया किसमें? एनर्जी के प्रोडक्शन में। वो हमारा क्या होता है? रेस्पिरेशन। समझ में आया? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग बस नॉर्मली आपने ऑक्सीजन ली, CO2 रिलीज कर दी, दैट्स इट। एक फिजिकल प्रोसेस हमारी होती है। ओके, और रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन आपने इनटेक करी, कार्बन डाइऑक्साइड आपने रिलीज करी, वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में गई, आपकी बॉडी ने उस ऑक्सीजन को यूज किया एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। समझ में आया? वो होता है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन आपका क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और आपका आउटपुट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप जब भी रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे ऑक्सीजन आप अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो। ये हमारी एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है बेसिकली रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपका क्या क्या होगा? जैसे मैंने बताया, आपने जो ऑक्सीजन ली उस ऑक्सीजन को आपकी बॉडी यूज करेगी। इसमें आपके होते हैं एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जब आप ऑक्सीजन का यूज करके जब रेस्पिरेशन करते हो एरोबिक, अगर आप ऑक्सीजन का यूज नहीं करते उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया? बेसिकली आपको, मुझे लग रहा है रेस्पिरेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। गैसेस का एक्सचेंज, इनटेक आपने इनहेल करना है ऑक्सीजन को और आपने एक्सहेल करना है CO2 को। ठीक है, एक्सहेल ऑफ CO2 और इनटेक को ही हम क्या बोलते हैं? इनहेल। ये दोनों ही वर्ड्स हम यूज करेंगे। इनहेल का मतलब है आप जब श्वास अंदर लेते हो, और एक्सहेल जब आप एयर रिलीज करते हो या रेस्पिरेशन करते हो। अब आपके रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकंड है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? देखो, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमारा कहां से कहां प्रेजेंट होगा? एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर टू लंग्स। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन वो होता है हमारा, वो लंग्स और ब्लड टू द टिश्यूज, टू द टिश्यूज। अब इसका क्या मतलब है? मेनली रेस्पिरेशन का बताया था मैंने, ऑक्सीजन को इनहेल करना, CO2 को रिलीज करना। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमारा क्या होगा? जो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन हम लेंगे और लंग्स तक का, जो लंग्स हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, वो हमारा कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन हमारा जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे लंग्स से और ब्लड से जो ऑक्सीजन को टिश्यूज के पास जो ऑक्सीजन पहुंचती है, उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ में आया? एक्सटर्नल कहां होता है? एटमॉस्फेयर से लंग्स में। एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन लंग्स के पास आ रही है, लंग्स जो CO2 रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे देखिए हमारा हो गया था एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आ रही है और लंग्स तक पहुंच रही है। ठीक है, लंग्स तक आ गई। अब वो जो आपका रेस्पिरेशन हुआ, मतलब ऑक्सीजन आई और लंग्स से CO2 एटमॉस्फेयर में गई, वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल मैंने आपको बताया जैसे लंग्स और ब्लड टू द टिश्यूज, मतलब लंग्स के पास आ गए, अब लंग्स से आगे ब्लड में, टिश्यूज में जब वो ऑक्सीजन का यूज होगा और CO2 वहां से रिलीज होगी, उस रेस्पिरेशन को बोलते हो आप इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ में आया? एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या डिफरेंस है? एटमॉस्फेयर से लंग्स में और लंग्स से जो टिश्यूज में जाती है वो होता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि भाई हमारी एज के अकॉर्डिंग कितनी हमारी रेस्पिरेटरी रेट होती है। तो नॉर्मल अगर किसी पर्सन की रेस्पिरेटरी रेट की हम बात करें तो हमारा कितना होता है?
12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। अगर किसी भी पर्सन की आपने रेस्पिरेटरी रेट चेक कर रहे हो, अगर वो आ रही है 12 से 20 ब्रीथ के बीच में, तो इसका मतलब है वो रेस्पिरेटरी रेट आपकी नॉर्मल है। ओके, अब जो नॉर्मल आपकी रेस्पिरेटरी रेट होती है उसका हम मेडिकल टर्म में क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? यूपनिया। ओके, मतलब जो आपकी अगर रेस्पिरेटरी रेट आ रही है 12 से 20 के बीच में, उस नॉर्मल रेंज को हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में यूपनिया। समझ में आया? अगर आपकी हो रही है 12 से कम, 12 से जब कम होगी तो होगा आपका ब्रेडिपनिया, और 20 से इंक्रीज होगी तो होगा आपका टैकीपनिया। समझ में आई? ब्रेडी में क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट कम होती है, टैकी में आपकी रेस्पिरेटरी रेट आपकी नॉर्मल रेंज से क्या होती है? ज्यादा होती है। ओके, नॉर्मल हो गई 12 से 20। अगर 12 से कम आ रही है ब्रेडिपनिया, अगर 20 से ऊपर जा रही है क्या होता है? टैकीपनिया। समझ में आया? रेस्पिरेटरी रेट के लिए होता है ब्रेडी और टैकी वर्ड। टैकी और ब्रेडी हमने पल्स में भी देखा था कि अगर हमारी पल्स कम हो रही थी ब्रेडिकार्डिया, पल्स इंक्रीज हो रही थी टैकीकार्डिया, वैसे ही यहाँ आप ब्रेडिपनिया और टैकीपनिया वर्ड यूज करोगे। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं कि एज के अकॉर्डिंग हमारी रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है। देखो, अगर हम न्यूबॉर्न की बात करें, जिसका अभी अभी जिस बेबी का बर्थ हुआ है, अगर हम उसमें नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की बात करें, वो होती है हमारी 30 to 80 ब्रेथ पर मिनट। इसका मतलब क्या है? अगर 1 मिनट में बच्चा कितनी बार रेस्पिरेशन करेगा? 30 to 80 टाइम्स। अगर ये रेंज आपके पास आ रही है, इसका मतलब न्यूबॉर्न की रेस्पिरेटरी रेट क्या है? नॉर्मल। अब नेक्स्ट है इन्फेंट। इन्फेंट की जैसे हम 1 ईयर के बच्चे में देखें, 1 ईयर के बच्चे में अगर आपके पास रेस्पिरेटरी रेट आ रही है 20 to 40, तो इसका मतलब क्या है? वो एक नॉर्मल रेंज है। फिर है आपका चाइल्ड, मतलब हाँ 2-3 ईयर का जो आपका बच्चा होता है, उसमें क्या होता है? नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट आपकी होती है 20 to 30 ब्रेथ पर मिनट। ओके, फिर है आपका एडोलेसेंट में अगर हम देखें 16 to 20, और हेल्दी एडल्ट की अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको रेस्पिरेटरी रेट जो नॉर्मल रेंज बताई है 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट की, वही आपकी क्या होती है? हेल्दी एडल्ट की ब्रीदिंग या आपकी रेस्पिरेटरी रेट होती है। ओके, फिर है हमारे एल्डर, जो हमारी एल्डर जो एज पर्सन की जिनकी होती है, उसमें हमारी रेस्पिरेटरी रेट हमें कितनी देखने को मिलेगी? 16 to 20। ठीक है, आई होप कि आपको ये थोड़ा सा एज के अकॉर्डिंग समझ में आया होगा कि न्यूबॉर्न में कितनी होगी, एडल्ट्स में कितनी होगी, एल्डर्स में कितनी होगी। ओके, तो हमारी एज के अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी रेट क्या करती है? वेरी करती है, कम मिलती है, ज्यादा मिलती है। ओके, फिर है आपका नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे हमने टेम्परेचर पढ़ा था, टेम्परेचर में मैंने आपको बताया था टेम्परेचर का एक रेगुलेटिंग सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ओके, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब ऐसे ही आपका रेस्पिरेशन भी कहीं से कंट्रोल होता होगा। रेस्पिरेटरी सेंटर आपका कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स में आपका क्या प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर आपका कहाँ होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। दोनों ही किसके पार्ट है? हमारे सीएनएस में। सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स, वहां से आपका रेस्पिरेशन क्या होता है? कंट्रोल होता है। फिर हमारे रिसेप्टर्स कौन से होते हैं जो रेस्पिरेटरी रेट के लिए हमारे नेसेसरी होते हैं? कौन ऑक्सीजन की डिमांड को हमारी बॉडी में चेक करते हैं? आपकी बॉडी में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं ब्रीदिंग ज्यादा होनी चाहिए, ब्रीदिंग कम होनी चाहिए, मतलब रेस्पिरेटरी रेट कितनी होनी चाहिए। कीमो रिसेप्टर्स को सिग्नल मिला कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है। मतलब ऑक्सीजन की डिमांड अगर बॉडी में कम हो जाती है, कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, मैसेज हमारा कहां से कंट्रोल होते हैं? फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स के पास जाता है, वहां से आपकी रेस्पिरेटरी रेट को क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है। समझ में आई? कीमो रिसेप्टर्स होंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स, यही चीजें होती हैं जो आपकी रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करके रखती हैं। ठीक है, इतना हुआ। नेक्स्ट है हमारा कि फैक्टर्स कौन से होते हैं जो रेस्पिरेटरी रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। मतलब मैंने लिखा है कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट आपकी इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी। अब रेस्पिरेटरी जब रेट इंक्रीज होती है उसको मेडिकल टर्म्स में हम क्या बोलते हैं? टैकीपनिया। टैकीपनिया ही बोलते हैं। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, मतलब किस किस चीज में हमारी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हमें देखने को मिलेगी। फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज, कि अगर आपकी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी हुई, आपकी बॉडी ने मसल्स एक्टिविटी करी, उस टाइम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की नीड क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की नीड ज्यादा हो गई, बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, अब वो ऑक्सीजन कहां से लोगे आप? एटमॉस्फेयर से।
एटमॉस्फेयर से कैसे लोगे? थ्रू रेस्पिरेशन। जब आपका रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा उसी टाइम तो आपकी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो आपकी रेस्पिरेटरी रेट क्या मिलती है? आपको ज्यादा मिलती है। समझ में आए? मतलब ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट होगी इसका मतलब बॉडी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने का कोशिश कर रही है, जितनी अमाउंट बॉडी के अंदर नीड है उतना। ओके, फिर है हमारा स्ट्रेस, कि स्ट्रेस में हमारी रेस्पिरेटरी रेट पे क्या इफेक्ट आएगा? हमारी रेस्पिरेटरी रेट स्ट्रेस में इंक्रीज होती है। ऐसे ही हमने पल्स रेट और टेम्परेचर में देखा था कि जब भी पर्सन की लाइफ में कोई फियर होता है, कोई स्ट्रेस होता है, उस टाइम बॉडी में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। ओके, जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा उसके बाद आपकी बॉडी में आपकी रेस्पिरेटरी रेट। सेकेंड फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं जो है हमारा स्ट्रेस, कि स्ट्रेस की वजह से आपकी रेस्पिरेटरी रेट पे क्या इफेक्ट आता है। जब भी आपकी बॉडी में कोई स्ट्रेस होता है या आपको फियर होता है किसी भी पर्सन को, उस कंडीशन में ह्यूमन बॉडी का सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एक्टिवेट होता है। और ऐसे हमने हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, टेम्परेचर में देखा था, पल्सेस में भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देखा था। ठीक है, उसकी वजह से आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट भी क्या देखने को मिलती है? आपको स्ट्रेस में ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज टेम्परेचर, मतलब अगर आपके आउटर एनवायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जैसे अभी हमारा गर्मियों का मौसम चल रहा है, उसमें अगर हमारी रेस्पिरेटरी रेट हम देखें तो थोड़ी सी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। जो हमारा आउटर इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो भी हमारी रेस्पिरेटरी रेट को क्या करता है? अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज कैसे आपकी रेस्पिरेटरी रेट को अफेक्ट करेगी। जैसे मैंने मसल्स एक्टिविटी एक्सरसाइज में डिस्कस किया, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, आपके रिसेप्टर्स को पता चल रहा है बॉडी में ऑक्सीजन कम है, न्यूट्रिएंट्स कम है, बॉडी फंक्शन नहीं कर रही, टिश्यू फंक्शन नहीं कर रहे, उस कंडीशन में हमारी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहाँ आ सके? हमारी बॉडी में। ओके, तो अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, उस कंडीशन में भी आपकी रेस्पिरेटरी रेट आपको क्या दिखाई देगी? बढ़ी हुई दिखाई देगी, इंक्रीज दिखाई देगी। और कंडीशन कौन सी होगी? टैकीपनिया। ओके, फिर है हमारा कि डिक्रीज कौन कौन से केस में होता है? अगर हमारी रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होती है उसको बोलते हैं ब्रैडीपनिया। और ब्रैडीपनिया हमें कहां कहां देखने को मिलेगा? डिक्रीज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। जैसे मैंने बताया कि जो आपका आउटर इन्वायरमेंट है, आउटर इन्वायरमेंट है, उसका जो टेम्परेचर अगर वो ज्यादा होगा तो रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा थी। ऐसे ही जब हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, हमारा जो विंटर सीजन होता है उसमें हमारी थोड़ी रेस्पिरेटरी रेट क्या देखने को मिलती है? हमें कम देखने को मिलती है। ओके, ब्रैडीपनिया की कंडीशन हमारी बॉडी में कब आ सकती है? जब हमारा आउटर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है। फिर है हमारा सर्टेन मेडिकेशंस, मतलब बहुत सारी आप अभी हॉस्पिटल में देखोगे कि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपके रेस्पिरेटरी रेट को डिप्रेस करती हैं। ठीक है, जिससे आपकी रेस्पिरेटरी रेट कम होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा नारकोटिक्स, जो नारकोटिक्स होती हैं वो भी आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट होती है उसको कम कर देती हैं। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स थे जो हमने देखे कि इंक्रीज किस केस में होगा, डिक्रीज किस केस में होगा। ओके, तो आप, आई होप कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। रेस्पिरेशन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल आप करते हो CO2, इनहेल करते हो ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हो CO2। समझ में आया? फिर है हमारे टाइप्स एक्सटर्नल इंटरनल। एटमॉस्फेयर से लंग्स तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है फिर CO2 रिलीज होती है, वो होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर होता है आपका लंग्स से आपके टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन और वहां से CO2 का रिलीज होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर हमने देखा था एज के अकॉर्डिंग हमारी रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है। नॉर्मल मैंने बताया 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। फिर हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे कि किनसे हमारी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगी, किस कंडीशन में हमारी रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होगी। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा।